तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 से 120 अक्सर यहां आकर गाड़ी अटक जाती है ना? खैर, आज हम सिर्फ इन आर्टिकल्स को समझेंगे नहीं, बल्कि इनको हमेशा के लिए याद रखने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका भी सीखने वाले हैं। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में ये 20-22 आर्टिकल्स एक साथ याद रखना मतलब सच में एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है। पर सोचिए, अगर रट्टा मारने की जगह इन्हें समझने का, इनके अंदर छिपे पैटर्न को पकड़ने का कोई बढ़िया तरीका मिल जाए तो चलिए पता लगाते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम इन सारे आर्टिकल्स को ना छोटे छोटे लॉजिकल ग्रुप्स में तोड़कर समझेंगे। इससे होगा ये कि सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस असल चुनौती की जिसका हम सब सामना करते हैं। देखिए, असली खेल लिस्ट रटने का है ही नहीं। असली खेल है इन आर्टिकल्स के बीच के कनेक्शन को समझने का, इनकी छिपी हुई बनावट को पकड़ने का। एक बार इन्हें लॉजिकल ग्रुप्स में देखना शुरू कर दिया ना, तो ये अपने आप याद होने लगते हैं, बिल्कुल एक पजल के टुकड़ों की तरह, जो खुद ब खुद अपनी जगह पर फिट हो जाते हैं। तो चलिए पहले ग्रुप से ही शुरू करते हैं। ये ग्रुप है संसद के सदस्यों के बारे में, मतलब उनके नियम, उनके अधिकार, उनकी जिम्मेदारियां। और ये सब आता है अनुच्छेद 100 से लेके 106 के बीच। यहां एक बहुत ही लॉजिकल फ्लो है। देखिए, कहानी शुरू होती है 100 में वोटिंग से, फिर 101 बताता है कि सीटें खाली कैसे होती हैं। इसके बाद 102 में आता है कि सदस्य अयोग्य क्यों हो सकता है, और 103 में इस पर आखिरी फैसला राष्ट्रपति का होता है। और सोचिए, अगर कोई अयोग्य सदस्य वोट कर दे तो 104 में सजा का जिक्र है, और आखिर में 105 और 106 में उनके विशेषाधिकार और सैलरी की बात होती है। एक पूरी कहानी है। अब आर्टिकल 100 में एक बड़ी दिलचस्प चीज है, कास्टिंग वोट। मतलब स्पीकर आमतौर पर वोट नहीं करते, लेकिन जब वोट टाई हो जाते हैं तब उनका एक वोट, बस एक वोट, पूरे फैसले को पलट सकता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी पावर है। और हाँ, नियम तोड़ने की कीमत तो चुकानी पड़ती है। आर्टिकल 104 साफ कहता है, अगर कोई सदस्य शपथ लेने से पहले ही सदन में बैठ गया या वोट कर दिया तो हर दिन के हिसाब से 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी डिटेल्स, वो भी आर्टिकल नंबर के साथ, आखिर बिना भूले याद कैसे रखें? तो यहीं पर हमारी खास तकनीक काम आती है। देखिए, ये एक छोटा सा वाक्य इन सारे आर्टिकल्स को एक कहानी में बांध देता है। सोचिए ऐसे, 100 में वोट हुआ तो 101 में सीट खाली हो गई क्योंकि सदस्य 102 में अयोग्य हो गया था। ये जो कहानी बनाने वाली तकनीक है ना, जिसे निमोनिक कहते हैं, ये रट्टा मारने से लाख गुना बेहतर है। चलिए अब अगले ग्रुप पर चलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि संसद में कानून बनाने का काम, यानी विधायी कार्य, होता कैसे है। ये सेक्शन कवर करता है अनुच्छेद 107 से 110, जो पार्लियामेंट की कार्रवाई का पूरा मैकेनिज्म समझाता है। तो इस ग्रुप में हम बात करेंगे संसद के सेशंस की, दोनों सदनों में अगर बात न बने तो जॉइंट सिटिंग की, और हाँ, सबसे जरूरी, मनी बिल या धन विधेयक की खास प्रक्रिया की। तो आखिर ये मनी बिल है क्या चीज? देखिए, अनुच्छेद 110 इसे बिल्कुल साफ साफ बताता है। ये सीधे सीधे पैसे से जुड़ा कोई भी बिल है, जैसे टैक्स लगाना या सरकारी खजाने से पैसा निकालना। और सबसे बड़ी बात, इस पर स्पीकर का फैसला ही आखिरी माना जाता है। और अनुच्छेद 109 के हिसाब से जब यह मनी बिल राज्यसभा में जाता है ना, तो उनके पास सिर्फ 14 दिन होते हैं इस पर सोचने के लिए। सिर्फ 14 दिन। वो इसे रोक नहीं सकते, बस सुझाव दे सकते हैं। और उन सुझावों को मानना या ना मानना, ये पूरी तरह लोकसभा पर है। जाहिर है, इससे फाइनेंशियल मामलों में लोकसभा ज्यादा पावरफुल हो जाती। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया पर, देश का बजट। ये बनता कैसे है और संसद इसे पास कैसे करती है। ये पूरी कहानी हमें मिलती है अनुच्छेद 111 से 117 के बीच। बजट की ये पूरी प्रक्रिया ना एक बहुत ही सिस्टमैटिक फ्लो में चलती है, स्टेप बाय स्टेप। पहले 112 में सरकार अपना बजट यानी अपनी कमाई और खर्च का हिसाब किताब पेश करती है। फिर 113 में उन खर्चों पर वोटिंग होती है, और फिर आता है सबसे जरूरी कदम 114 में विनियोग विधेयक। इसी बिल के पास होने पर सरकार को खजाने से पैसा खर्च करने का अधिकार मिलता है। कह सकते हैं कि यह बिल ही सरकारी तिजोरी की चाबी है। ये चार्ट मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच का जो कंफ्यूजन है उसे एकदम दूर कर देता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये चार्टिंग मेथड चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे साफ दिख रहा है कि मनी बिल पर स्पीकर का सर्टिफिकेट जरूरी है और जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, जबकि फाइनेंस बिल में ऐसा नहीं है। कितना आसान हो गया।
तो हमने आर्टिकल्स तो समझ लिए, पर अब जरा उस तकनीक पर फोकस करते हैं जिसने इस पूरे काम को इतना आसान बना दिया। और ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं है, ये असल में सीखने का एक पावरफुल तरीका है, एक ऐसी स्किल जिसे किसी भी मुश्किल सब्जेक्ट पर अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो या कुछ और। तो ये है वो पूरी तकनीक, सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में। पहला, ग्रुप, यानी मिलती जुलती जानकारी को एक साथ रखिए, एक कॉन्सेप्ट मैप की तरह। दूसरा, समझें, उनके बीच का लॉजिकल कनेक्शन या कहानी को पहचानिए। तीसरा, कनेक्ट करें, विजुअल टूल्स जैसे हमने चार्टिंग मेथड यूज किया उसका इस्तेमाल करें। और आखिर में याद करें, एक आसान सी निमोनिक ट्रिक बनाकर इसे पक्का कर लें। और हमारे आखिरी सेट के लिए ये रहा एक और ग्रुपिंग निमोनिक जो पूरे प्रोसेस के फ्लो को दिखाता है। देखिए कैसे। 110 में मनी बिल, 111 में राष्ट्रपति की हाँ, 112 से बजट शुरू, फिर 113 से 116 तक सारा खर्च, 117 में फाइनेंशियल बिल और आखिर में 118 से 120 तक नियम और भाषा। सब कुछ एक लाइन में कनेक्टेड है। तो अब सवाल यह है कि इस दमदार तकनीक का इस्तेमाल करके अगला कौन सा मुश्किल सब्जेक्ट फतेह करने वाले हैं, चाहे वो इतिहास हो, विज्ञान हो या कुछ और। ये तरीका सीखने के अंदाज को पूरी तरह बदल सकता है। सोचिए, अगला नंबर किसका है?